Hello friends, today I have to discuss the present perfect tense of active and passive voice। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस को जो है एक्सप्लेन किया था, उसके मतलब कि जितने मतलब कि रूल्स हैं पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों की जो पहचान है उसको मैंने उस दिन चर्चा किया था। और आज मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी के संदर्भ में अंडर कंटेंट स्पेसिफिकेशन इसी के अंतर्गत जो है का जो नेक्स्ट जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आप जैसा जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैंने बताया कि 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो प्रेजेंट जो टेंस होता है, वर्तमान काल जो होता है, उसमें 3 दिए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। तो जो पैसिव वॉइस है उसकी अब हम सबसे पहले उसकी सहायक क्रिया लिखेंगे। पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या है? जैसा कि आप जानते हैं पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इसकी होती है हैज बीन और हैड बीन। ये हैज बीन है और हैड बीन। अब थोड़ा सा हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं आप, ताकि इसको जानने में आपको आसानी हो। कैटेगराइज करेंगे तो जो यूज ऑफ हैज बीन है, यूज ऑफ हैज बीन is, it was used, I'm sorry, it is used with he, she, it तथा नेम के साथ, नेम के साथ ये जो है बीन का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे बिंदु पर आ जाते हैं कि यूज ऑफ हैव बीन, ऑफ हेल्पिंग देयर, यूज ऑफ हैव बीन helping verb of present perfect tense. It is used, we, you, they, के साथ I'm sorry और I, they तथा I के साथ क्या है, ये जो है हैविंग का प्रयोग किया जाता है। So the rules of same as the rules of present continuous. There are 3 sentences, I have told you many times. There are 3 sentences has had each tenses. So the first is a positive sentence. आप एक सेंटेंस का फिर आप जो है इस टेंस में एक सेंटेंस का जो है नियम उसका। अब इसके बाद हम आपको वाक्य बताते हैं कि वाक्य फिर इसके बाद कैसा रहेगा, कैसे वाक्य आप हल करेंगे, कितने आसानी से हल करेंगे आप देखते हैं। अब इसके रूल्स को पहले लिख देते हैं। तो सर्वप्रथम वही रूल्स आएगा, कर्म का कर्ता, सर्वप्रथम कर्म का कर्ता प्लस सहायक क्रिया जब यहाँ लिखी जाएगी, इसका मतलब पूरी सहायक क्रिया दोनों, प्लस मुख्य क्रिया का कर्ता, मुख्य क्रिया का प्लस एजेंट के रूप में, जैसा कि मैंने बताया पिछली वीडियो में, बाई प्लस कर्ता का कर्म। कर्म रूप या कर्म एक ही बात होती है। हम आपको वाक्य दिखाते हैं कैसे कैसे प्रयोग किया जाएगा। आप देखिए, पहला वाक्य है आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए ये वाक्य है, मैंने आपको बताया है, बार बार बताता हूँ कि वाक्य के मतलब जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको आपको जरूर जानना चाहिए। दिस इज द बेसिकली फर्स्ट रूल्स फॉर द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स शुड नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंसेज। सो आई हैव टॉट यू देयर आर 3 टेंसेज, देयर आर 4 tenses, has 1 tense, and the 3 sentences with each tenses, मतलब 3 सेंटेंस होते हैं प्रत्येक टेंस। तो जो पहला सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसका जो रूल्स होता है सर्वप्रथम कर्म का कर्ता प्लस सहायक क्रिया, उसमें क्रिया का कर्म प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म। इसको आप नहीं भूलेंगे, आप बेसिक रूप में बेसिकली जो है आपको लिख लेना चाहिए। आप अपने नोट्स में इसको लिखिए, लिख कर इसको याद करिए
तो उसके अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस में आए हुए सभी पार्ट्स को जो है आप चेंज कर सकते हो। अगर आप सभी पार्ट्स को चेंज करना जान जाते हैं तो पैसिव वॉइस बहुत ही सरल हो जाता है। तो आप जैसा कि आप नेम लिख लीजिए, नेम लिख करके आप देख लीजिए, इसके बाद जो है बदलना सीखिए। So the first rules is all of us you should write object of the sentence। मतलब जो वाक्य है उसके कर्म को पहले लिखिए। जब आपको if you are starting to write the object of the sentence, जब आप सेंटेंस के कर्म को लिखने जा रहे हो तो the first letter of that word will be written in capital form, the first letter of the word। So my is in capital, my word। It is also noun with the help of pronoun and the noun। It is also fully it is noun, so it cannot be changed the form of the object। ये it was only change the place, its place अपने स्थान को बदलता है। तो my work has been, my work has been अब third form आया। I have told you, you know, you should know thoroughly, you should know completely the thought of the concept of the perfect, all perfect, present perfect, past perfect and future perfect। So the third form of the verb will retain oftenly in the tense of perfect, either present tense, either past tense, either future perfect। So the completed is also in third form, so you should write completed by I change into me, so it is completed। The second example is my father has taken breakfast। This is the sentence, so it is very easy to know so the positive sentence has been completed, and the next point and the rules of negative sentence of present perfect tense। अब इसके बाद हम जो है नेगेटिव सेंटेंस पर, उसके रूल्स पर और उसके एग्जाम्पल्स पर, उसके सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका जो नियम होता है वो इस प्रकार से है, हम आपको लिख के दिखाते हैं। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में भी आप नियम है उसको भी आप जानिए, बिना जाने जो है नेगेटिव सेंटेंस को आप नहीं बता सकते हैं। तो इसमें क्या नियम है कि सर्वप्रथम आप देखिए, सर्वप्रथम कर्म का कर्ता, जैसा कि सभी में ये बातें हैं, मैंने शुरू में बताया था कि कर्ता का कर्म, सॉरी कर्म का कर्ता और कर्ता का कर्म, कर्म का कर्ता और कर्ता का कर्म, ये पहला कॉन्सेप्ट द इंटरचेंज ऑफ रूल्स ऑफ एक्टिविटी। सर्वप्रथम कर्म का कर्ता प्लस हैज या है, हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म रूप, कर्ता का कर्म या कर्म रूप जो भी। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस का नियम है। तो नेगेटिव सेंटेंस को आप देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के मतलब जो होते हैं उनके एग्जांपल्स को देखिए। अब यहाँ पर है जैसे द प्यून हैज नॉट, बहुत सरल है, नॉट रन द बेल। ये वाक्य जो है आप जस्टिफाई करिए, पहले इसको पहचानिए, इसको नेड़े लीजिए, जस्टिफाई कर दीजिए कि ये वाक्य किस सेंटेंस का है, किस टेंस का है। तो आप जब परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान होती है, जैसा कि आप टेंस में भी आप जानेंगे, टेंस में एक रूल्स है कि उसकी पहचान लिखवाई जाती है। तो इसमें नियम है कि जो है वाक्य में
चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, दिए हैं, दी है, लिया है, लिए हैं, ली इत्यादि प्रकार से अंत में या है, ई है, ऊ है ऐसा शब्द आता है। चुका है, चुकी। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। अंग्रेजी में भी नियम है कि सर्वप्रथम कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म, ऐसा आता है। सारी चीजें मिलती हैं, आप उसको जो है क्यूमुलेट करिएगा, उसका योग बना लीजिएगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो है कंफर्म होने के बाद भी, चूंकि ये सारे रूल्स, सारे बोर्ड पर जो लिखे गई चीज़ें हैं, ये जब आप किसी परीक्षा में बैठेंगे तो ये सब सारी चीज़ें आपके सामने नहीं रहेंगी। आपके सामने क्या रहेगा? द थॉट ऑफ द कंसंट्रेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसंट्रेट स्टूडेंट, मतलब कि एकाग्रचित्त स्टूडेंट का जो थॉट है, जो विचार है, वही केवल रहेगा। तो इस प्रकार से जब आप इसको कन्वर्ट करके चेंज करेंगे तो सर्वप्रथम इसको इधर ले आएंगे। जब इसको इधर ले आएंगे, मैंने बताया है पहला कैपिटल हो जाएगा द बेल। अब इसके बाद हैज इसलिए होगा कि एक वचन है, हैज नॉट, बीन होगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म जैसा कि आता ही रहता है बाई। अब इसके बाद प्यून को भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि प्यून जो है नाउन है, नाउन को कभी भी नहीं आप बदल सकते, उसके रूप को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, उसका केवल स्थान बदल देते हैं। तो इस प्रकार से आपने निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को देखा, पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्यों को देखा, पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाओं को देखा। उसमें दो सहायक क्रिया हैं, हैज बीन है और हैड बीन है। तो मैंने क्लासिफाई करके, जैसा कि मैंने बताया कि हैज यूज ऑफ हैज इज रिलेटेड टू ही, शी, इट, एंड यूज ऑफ हैड बीन इज रिलेटेड टू ही, यू, दे, आई। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू नो, to try to know how to solve easily active voice into passive voice, मतलब active voice को passive voice में किस प्रकार से आप आसानी से हल कर पाओगे, इसलिए इसे हमको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम इसके बाद आपको ले चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उसके वाक्यों को हम आपको बताते हैं। और इसके बाद जो है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो और जैसे कुछ और विशेष प्रकार के वाक्य हैं, जैसे हु का प्रयोग है, उसको भी हम इसमें बताते हैं आपको। तो इस प्रकार से आप जो है नेगेटिव सेंटेंस के थोड़ा सा भिन्न वाक्य जो है, थोड़ा सा जो डिफरेंट हैं, उनको भी थोड़ा सा देखिए। जैसा कि आपने देखा कि आई हैव नॉट डन दिस वर्क, ये तो साधारण नेगेटिव है। अब इसमें जैसे ये ऐसे भी आप कह सकते हैं, आई हैव नेवर, नेवर का है प्रयोग, आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई। सपोज दैट दिस इज सेंटेंस, सो नेवर हैज कम इनटू सेंटेंस। अब नेवर का प्रयोग इसमें किया है, तो नेवर के प्रयोग से बिल्कुल मत घबराइए। जिस प्रकार से आप इसको बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, जैसे दिस वर्क आप कन्वर्ट करने जा रहे हो पैसिव वॉइस में, दिस वर्क हैज नॉट बीन डन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, डन बाय आई का मी। जिस प्रकार से आपने हैज और बीन के बीच में आपने नॉट को कनेक्ट किया है, नॉट को रिलेट किया है, so it is same way, it is the same sentence, it is the this rule is same rules of not, so it is also adverb, so not is also adverb, so it is used between has and been, so never has been will be used like has not been, सो लाई पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नेवर शब्द आया है, नेवर शब्द आया तो उससे आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे और उसका भी प्रयोग ठीक उसी प्रकार से होगा। तो हो जाएगा ए लाई हैज नेवर बीन टोल्ड बाय आई का। तो इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस के जो दो रूल्स हैं, डिफरेंस रूल्स हैं, नॉट एंड नेवर। सो द वर्क हैज बीन गिवन ऑन द ब्लैक बोर्ड, these sentences are related to the use
ऑफ नॉट एंड नेवर। सो इट इज वेरी इजी आल्सो, ये भी बहुत ही सरल है जो वेन के बीच में नेवर आया है और है जो वेन के बीच में नॉट आया है। सो नेगेटिव सेंटेंस हैज बीन completed। आई होप दैट द स्टूडेंट्स have realized about the rules of the grammar of active and passive voice. So I am going into the interrogative sentence. So I mean to say that the third concept is of interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात आती है उसमें हमेशा आप ध्यान देंगे कि उसमें ए और बी का कॉन्सेप्ट आ जाता है तुरंत। ए होता है मुख्य प्रश्नवाचक, बी होता है सहायक प्रश्नवाचक। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में पिछले टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ए और बी का जो मतलब कि अंतर है, ए और बी क्या है, इस पर मैंने डिस्कस किया था। यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आपको ए और बी का मतलब होता है। ए होता है मुख्य ये होता है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य का नियम मैं लिख दे रहा हूँ, आप नियम को उतारिए, वाक्य को हल करने का तरीका जानिए। सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक सब, इसमें पहले मुख्य प्रश्नवाचक सब पहले आ जाएगा। इसके बाद दो सहायक क्रियाएं, जो दो सहायक क्रिया जो लिखी है उसमें से एक आएगी, सेपरेट लिखी जाएगी। इसके बाद है या है। अब यहाँ कहा जा रहा है केवल एक लिखोगे, प्लस कर्म का कर्ता, आप नोट कर सकते हो, कर्म का कर्ता आ गया। इसके बाद आ गया मुख्य क्रिया का थर्ड भाग, मुख्य क्रिया का थर्ड भाग प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म, कर्ता का कर्म, कर्म चाहे जो आप कह सकते हो, दोनों बातें सत्य होती है। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में थोड़ा सा जो क्या कहते हैं कि टेक्निकल वाक्य हैं उसको समझाते हैं। पहले एक साधारण सा वाक्य का उदाहरण लेते हैं। When has she sung a song? When has she sung a song? वह एक गीत कब गाई है, इसका एक तात्पर्य होगा when has she sung a song। अब आप उसको पैसिव वॉइस में ले जाइए। जब पैसिव वॉइस में आप ले जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया है, क्या बताया है, सर्वप्रथम क्या लिखा जाएगा, प्रश्नवाचक। तो मुख्य प्रश्नवाचक क्या है, वे। अब इसके बाद कर्म का कर्ता क्या है, ये सॉन्ग। तो आपने इसके पहले लिखने से पहले एक सहायक क्रिया आ जाएगी। जो दो सहायक क्रिया आपने लिखा है, मैंने आपको बताया है हैज बीन एंड हैव बीन, ये दो सहायक क्रियाएं हैं। ये हैव बीन और हैव बीन जो दो सहायक क्रियाएं हैं, इसमें से आपको ये निश्चित करना है कि हैज लिखा जाएगा कि है। तो ए सॉन्ग है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेन हैज। अब ए सॉन्ग, अब बीन, इधर से मिलाते रह जाओ, बीन सम थर्ड पार्ट बाई सी का। इस प्रकार से आप साधारण जो है मुख्य प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनको आप हल कर सकते हो। अब हम इसमें एक इस प्रकार का वाक्य आता है, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने चर्चा किया था, पिछला वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैंने चर्चा किया था। एक ऐसा शब्द है जो है हु मीन्स होता है कौन। अब ये भी मुख्य प्रश्नवाचक शब्द भी कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड मतलब इससे जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें थोड़ा सा भिन्न रूल होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। वो भिन्न रूल क्या है आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि द रूल्स ऑफ द मेन इंट्रोगेटिव वर्ड्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सेम रूल्स व्हिच हैज बीन रिलेटेड टू द वर्ड हु। द वर्ड हु इज आल्सो सेपरेट, इट इज डिफरेंट वर्ड
विद द वर्ड ऑफ मेन इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। देयर इज नो सेंस ऑफ हु, इस प्रकार से यहाँ पर हु का जो सेंस है वो नहीं। तो इस प्रकार से जो हु है, हु वाले वाक्यों में आपको विशेष ध्यान देना होगा कि हु का जो सेंटेंस है, हु वाला जो सेंटेंस है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कॉन्सेप्ट होता है मुख्य प्रश्नवाचक का और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट में कर्ता का। तो इस प्रकार से आप जब प्रथमतया मतलब पहली बार जब वाक्य को आप परिवर्तित करने जा रहे हो, मतलब कि यू आर अननोन अबाउट द चेंजिंग रूल्स ऑफ द वर्ड हु, मतलब जो चेंजिंग मतलब परिवर्तन का जो नियम है इसके, उसमें हु के चेंज के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप पहले मेथड को अपनाइए। पहले बार उसको आप क्या मानेंगे, कर्ता। पहले बार आप इसको क्या मानेंगे, हु को कर्ता मानेंगे, ठीक। और इसके बाद इसको कर्म आपने माना, चेंजिंग किया, इस प्रकार से वाक्य आपके सामने बनकर के आ गया। अब एक समस्या आ गई थोड़ी सी, केवल थोड़ी सी समस्या है। वाक्य तो बिल्कुल सही है, इट इज आल्सो वेरी it is a very good sentence, it is very correct sentence with the rules of grammar, but it is the main word of the main interrogative word should lie at the place of the first starting point of the sentence, मतलब कि शुरुआती दौर पर जहाँ रहना चाहिए वहाँ। अब हम इस बात जो है अब हु को थोड़ा सा हम एक और उसका वाक्य देते हैं आपको, और उसको भी हम एग्जाम्पल देकर के हल करते हैं आपको, आप देखते रहिए। इसके बाद इंट्रोगेटिव भी मतलब सहायक प्रश्नवाचक पर हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार से एक और वाक्य है जिसमें दो कर्म आते हैं, आप उसको देखिए कैसे बनेगा। तो हम जो है इसे who has taught you grammar। अब इसमें जो है इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, इसको भी आप देख लीजिए कैसे बनता है। इसमें नियम है जो जैसे है पैसिव का नियम वैसे बनेगा। जैसा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, दोनों स्वतंत्र ऑब्जेक्ट हैं, आपको कन्वर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको कर्ता मान लीजिए, जैसे आप मानते हैं वैसे मान लीजिए। तो जब आपने कर्ता माना, एक भाई इसमें से जवाब बदल के पहले ग्रामर कर लेते हैं। ग्रामर हैज बीन, जैसा आप जानते हैं प्रश्नवाचक मतलब ये जो कर्म था कर्ता के रूप में आ गया है, इसके बाद सारा रूल्स वही है, सब्जेक्ट माना गया है। हैज बीन टॉट, अब जानते हैं आप नाउन से प्रोनाउन यदि जुटेगा, मतलब आप जानते हैं कि नाउन प्लस प्रोनाउन अगर होगा तो आ जाता है, प्रीपोजिशन तो आता है। ग्रामर हैज बीन टॉट टू यू, ये आपको याद करना पड़ेगा, बाई हु का होम बन गया। अब देखिए इसमें दो कर्म आए, तो दोनों कर्म से हम बना सकते हैं वाक्यों को। अब हम इसको यू को उठाते हैं। जब यू को हम उठाएंगे पहले मतलब कि अब यहाँ हो जाएगा यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन टॉट ग्रामर, यू हैव बीन टॉट ग्रामर बाय हु का होम, ये पैसिव बन गया। अब दोनों में से किसी भी सेंटेंस को बाय होम को पहले करके आप वाक्य बना सकते हैं। आप जैसे अब दोनों वाक्य इसमें दोनों भी कर्म इसमें भी आएंगे उसमें भी आएंगे। अब हम इसी को उठा लेते हैं। जब आप इसको बाय होम करके बाय होम यहाँ लिखते हैं, ये मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में वर्किंग करता है, प्रश्नवाचक के रूप में एक्टिंग कर रहा है, और यहाँ पर मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर रहना भी चाहिए। तो बाय होम हैज ग्रामर बीन टॉट, बाय होम है ग्रामर बीन टॉट टू यू, बन गया। ऐसे कैसे बन जाएगा। अब हम इसके माध्यम से बनाते हैं, इसके माध्यम से आप बनाए कोई दिक्कत नहीं है। बाय होम हैव यू बीन टॉट
बन गया। अब इसमें है तो एच के अंतर को आप जानिए, है एकवचन है बहुवचन है, इसलिए एक बार है जा रहा है, एक बार है आ रहा है। ग्रामर हैज बीन टॉट टू यू बाय whom, you have been taught grammar by whom has grammar been taught to you, by whom have you been taught grammar। कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि यदि नाउन से प्रोनाउन जुटेगा तो प्रीपोजिशन टू आएगा, जैसा कि यहाँ पर आया है। और यदि प्रोनाउन से नाउन जुटेगा, प्रोनाउन ये है नाउन ये है, अगर इससे जुटेगा ये नियम है कि इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। देखो ये कनेक्ट हुआ है, यू प्रोनाउन है और ये नाउन है, नाउन बाद में आया, प्रोनाउन पहले आया है, देयर इज नो यूज ऑफ एनी प्रीपोजिशन। सो देयर इज नो देयर इज नो presentation of relative word। so इस प्रकार से अब हम आते हैं आपको सहायक प्रश्नवाचक, जो उसका बी वाला नियम है, उसमें सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इसके रूल्स को हम आपको बता रहे हैं। इसको बी कहते हैं, सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को बी कहा जाता है। इसमें नियम है सर्वप्रथम, आप देख लीजिए, सर्वप्रथम सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में एक क्रिया आएगी, है जाएगी या तो है आएगा, है या है प्लस कर्म का कर्ता, कर्म का कर्ता प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड भाग प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म या कर्म रूप, जो भी आप लिखिए दोनों सही है। अब सहायक प्रश्नवाचक मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो इस रूल्स के आधार पर वाक्य हल किया जाता है। अब इस रूल्स के आधार पर आप देखिए वाक्य कैसे आते हैं और कैसे हल होते हैं, आप देखते रहिए। अब जैसे है पहला वाक्य मैं इसमें लिख रहा हूँ, हैव यू completed your work, ये वाक्य है। अब आप इसको देख सकते हैं, देख करके ये जान सकते हैं, जानने का तरीका है कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर, जो सहायक क्रिया है या है से वाक्य प्रारंभ होता है वो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब है या है आया है, इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसमें सहायक जो मतलब सहायक क्रिया है वो सर्वप्रथम लिखी गई है, इसलिए ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। ये सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य का नियम ये लिखा है, इसके आधार पर जो है आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी वे। सो ऑल ऑफ अस you should write the object of the sentence, your work, so it is written has, why it is single number, has your work, इसके बाद आ जाएगा been के बाद आ जाएगा third part, I have told you, third part is also present in the sentence, has your work been completed, so agent is by and you is you, why, there is no difference, difference in the form of you, so it is only identified with the use of the place, मतलब स्थान के प्रयोग मात्र से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से आप एक और वाक्य देख सकते हैं। आप सहायक प्रश्नवाचक का दूसरा वाक्य देखिए, हैव दे not obeyed their teachers। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा नॉट शब्द आ गया है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन राइट हैज और हैव विद द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देयर टीचर्स, सो इट इज आल्सो प्लूरल नंबर, so have, there is no changing, have their teachers। अब यहाँ पर not आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, been है, not been
obeyed, third form is also present. Obeyed by, they का ऑब्जेक्ट केस होता है they. So it is very easy. You can solve any sentence, any questions of active and passive voice of present continuous and so present perfect tense of passive sentence of present perfect tense, negative sentence of present perfect tense and interrogative sentence of present perfect tense. You can solve all the sentences which are relative, which are related to the tense of present perfect tense and sentence of positive, negative and interrogative. So the differential point of who. So I have told you there are two usages of who. First, if you are unknown about the changing rules of passive voice, so you can write regarding the subject, regarding as the subject of who, मतलब who को जो है कर्ता के रूप में पहले आप मान लीजिए, इसके बाद एक बार बदलने के पश्चात उसको जो है मुख्यवाचक शब्द मान लीजिए। इस प्रकार से आप who को बहुत आसान तरीके से आप बदल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो who वाला सेंटेंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट देयर इज रूल्स, देयर इज वेरी इजी रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ who. First you should know, you should regard as a subject of the sentence of who, and in the second view you should use who as a main interrogative word. So then you will find the sentence in correct order, in the correct way with the rules of the grammar. So present perfect tense has been completed today, and the sentences of positive sentence, sentences of negative sentence, sentences of interrogative sentence also completed. तो इस प्रकार से हमने जो है बहुत ही सरलतम तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर हमने चर्चा किया। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो मतलब कि प्रॉब्लम्स है आप उसको जो है कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो इस प्रकार से आपको बहुत ईजी तरीके से मैंने पैसिव वॉइस के रूल्स को बताया और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को मैंने सॉल्व किया। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है मतलब कि फर्स्ट आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन द सेकंड थॉट आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड द लास्ट थॉट आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So I hope that the students have realized about the rules and the sentences of the tenses. Thank you very much.